हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है अपना राज्यपाल। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? तो ये करता है अनुच्छेद 153। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 द्वारा तय की गई थी। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो धारा 6 में। नेक्स्ट, राज्यपाल की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। इसके बारे में देखते हैं। तो राज्यपाल वस्तुतः राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 एक के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा करेगा। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधि तहत प्रमुख है तो कौन है? राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है अपना अनुच्छेद 154। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो अपने भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हम जानते हैं अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को पद से हटाना ये गलत है, जबकि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो ये अपने 155 में। कौन से अनुच्छेद में? 155 में यह कहा गया है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है। अनुच्छेद 156(1) में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा और अनुच्छेद 156(2) में राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। इसके बाद में 156(3) में राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो अभी आपने देखा अनुच्छेद 156। नेक्स्ट आते हैं, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है और कारण है। तो देखिए कथन को, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, ये बात सही है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है, तो ये गलत है। तो हम जानते हैं राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो दूसरा गलत होगा। तो हम जानते हैं ए और आर दोनों सही है, गलत है। तो ये कौन सा होगा? ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन करें। देखिए, इसमें से हमें जो सही कथन है वो दिखाना है, कौन सा सही है। देखिए, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, ये गलत है, क्यों? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, ये बात सही है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है और सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन अपना 3 हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हम जानते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी हुई है, ये बात सही है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हता और योग्यता इसमें नहीं मांगी है। 156 में आपको पता है क्या है, मैं आपको पूर्व में करा चुका हूँ। अनुच्छेद 156 में 158 में राज्यपाल की पद की शर्तें हैं, ये बात सही है। और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो कौन सा गलत होगा? दूसरा गलत होगा। नेक्स्ट, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी है? तो योग्यताएं किस अनुच्छेद में? 157 में। इसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, योग्यताएं, तो वो कौन सा है? वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नेक्स्ट, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, तो हम जानते हैं कितनी है? 35 वर्ष। नेक्स्ट, सही कथन है, तो देखिए सही कथन कौन सा है? अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है, ये बात सही है। नेक्स्ट, राज्यपाल, ये गलत है दोस्तों, छोड़िए इनको, पढ़ने में क्या, क्योंकि 40 वर्ष की आयु, ये 35 वर्ष है तो गलत है, तो सिर्फ एक सही होगा। नेक्स्ट, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं, तो हम जानते हैं कौन कौन सी शर्तें हैं। देखिए, वह भारत का नागरिक हो, ये बात भी सही है। वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये बात सही है या गलत है? देखिए, और ये बात आप समझाइए। आगे, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी बात सही है। यह वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, मतलब उस वक्त जब वो राज्यपाल बनेगा उस वक्त लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन इसमें 2 माना है, लेकिन आप देख लीजिए मेरे हिसाब से चौथा है। नेक्स्ट, इसके व्याख्या देखते हैं। तो अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। 158(1) में राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी बात सही है। यदि ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त होने की तारीख से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो जाएगा। अनुच्छेद 158(2) में राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 158(3) में राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते, उपलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 158(4) में राज्यपाल के वेतन भत्ते आदि पदावधि के दौरान कम नहीं। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। नेक्स्ट, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारत होते हैं, तो किसके? राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, ये हमारे ऑप्शन हैं और हमें देना है जवाब। तो देखते हैं। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी बात सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, ये बात तो नहीं कही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा। पहला, दूसरा और चौथा सही होगा, जबकि तीसरा गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया है? तो शपथ का अनुच्छेद 159 में दिया हुआ है राज्यपाल की शपथ का प्रारूप। देखिए इसके बारे में, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों या निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने भले उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेना या प्रतिज्ञान करेगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कर सही कोट का चयन करिए। तो सही कोट का चयन करना है। देखिए, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, ये बात सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, ये गलत है, आप जानते हो। तीसरा, राज्यपाल उच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। ये बात सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी हुई है। ये बात भी सही है। तो कौन सा आंसर होगा? पहला, तीसरा और चौथा। तो ए, सी, डी। आगे आते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जब राज्यपाल अनुपस्थित होता है तो उसके दायित्वों का निर्वहन करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? तो हम जानते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं। तो चौथा ऑप्शन गलत होगा। इसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल किसी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, विलंबन और विराम, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। क्यों? अनुच्छेद 161 में। नेक्स्ट, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा? ये अपने मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल करेगा। देखिए, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल का अपने विवेक अनुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 163 में क्या मंत्रियों में राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी और यदि दी तो क्या दी? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो किस में करता है? अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट, इसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता बोले तो एडवोकेट जनरल प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को विधि संबंधित सलाह हेतु महाधिवक्ता नियुक्ति करेगा। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो कौन है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, कौन सा गलत है? तो हमें बताना है कौन सा गलत है। देखिए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, तो ये गलत है क्योंकि राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये बात सही है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। नेक्स्ट, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ये बात सही है। आगे आते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? हमें बताना है सही। तो देखिए, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ये बात सही है। उस राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, तो वोट देने का अधिकार महाधिवक्ता को नहीं है, तो पहला सही होगा, तो केवल कथन एक सही होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में, अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। वहां वोट नहीं दे सकता, वो मत नहीं दे सकता, उससे वे सभी विशेष अधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। आगे आते हैं, निम्न में से कथनों में कौन सा विकल्प सही है? तो हमें पूछा है सही। आइए देखिए, अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया, ये बात सही है क्या? तो सही है, क्योंकि 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया, 1956 में आया था राजस्थान। आगे,
GS कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। ये बात भी सही है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राजस्थान राज्य के निर्माण के साथ एडवोकेट जनरल राजस्थान का कार्यालय अस्तित्व में आया। नवसृजित राजस्थान के पहले एडवोकेट जनरल श्री GS कासलीवाल को मनोनीत किया। एडवोकेट जनरल का कार्यालय राजस्थान सरकार से संबंधित सभी प्रकार के मुकदमों की पैरवी करता है। नेक्स्ट एजी कार्यालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है तथा इसकी ब्रांच कहाँ पे है? जयपुर में। आगे आते हैं। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। इसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 171 में राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायक के कार्यकाल से संबंधित है? तो विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है अनुच्छेद 172। देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 172 राज्य के विधानमंडलों की अवधि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो देखिए, विधानसभा को आहूत करने की शक्ति है, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति इसके अंदर नहीं है, और विधानसभा को विघटन करने की शक्ति है, और विधानसभा के सत्रावसान की अवधि मतलब सत्रावसान करने की इसमें शक्ति है। तो कौन सी शक्ति नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्रावधान व विघटन दिया हुआ है। 174 में देखिए, 174(1) में राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करेगा, किंतु उनके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर या 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, 174(2) में राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्रावसान करेगा। किसका? समय समय पर सदन का सत्रावसान करेगा और विधानसभा का विघटन कर सकता है, विधानसभा का विघटन करेगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से कार्य राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं? तो देखिए, कौन कौन से किए जाते हैं। देखिए, विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है, बिल्कुल करता है। विधानसभा भंग कर सकता है, ये भी बात सही है। विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता ये, और विधानसभा का अधिवेशन आहूत करता है। तो ये सही होगा पहला, दूसरा और तीसरा। कौन से ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में पहला, दूसरा और तीसरा। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो अपने राज्यपाल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो अपना 176। कौन सा अनुच्छेद? 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 175 सदन में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। किसमें? 175 में। अनुच्छेद 176 में राज्य का विशेष अधिवेशन राज्यपाल राज्य विधानमंडलों में एक साथ समयबद्ध अभिभाषण कर सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपको गलत बताना है। जितने भी मैंने अनुच्छेद पढ़ाए हैं और ये पढ़ने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, इसमें बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री की कर्तव्य है, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है। तो अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी कर सकता है, जबकि आप जानते हो राष्ट्रपति कौन से में करता है। आगे आते हैं, अनुच्छेद 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति
आप जानते हो 123 में करता है। किसमें? 123 में अध्यादेश जारी करता है, जबकि राज्यपाल 213 में करता है। नेक्स्ट, राज्यपाल के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? एक अनुच्छेद 177 के तहत। देखिए व्याख्या, अनुच्छेद 177 सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार है। इसमें किसी राज्य के लिए प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को बोलने का अधिकार होगा और अन्यथा किसी राज्य की विधान परिषद दोनों सदनों के मामले में राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। और बोलने के लिए और अन्यथा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए विधानमंडल की किसी भी समिति जिसमें वह एक सदस्य नामित किया जा सकता है, लेकिन इस लेख के आधार पर बोर्ड का हकदार नहीं होगा एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। तो ये अपना कनाडा से लिया गया है। राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान लिया गया है कनाडा से। कहां से? कनाडा से। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? तो राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी? तो ये की थी किस वर्ष? तो ये की थी 1973 में। इसके बारे में देखते हैं। समस्त वैधानिक प्रशासनिक प्रयोजनार्थ गवर्नर रिलीफ फंड का गठन 14 मार्च 1973 को किया गया। इस फंड के उद्देश्य अकाल व अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता, प्राकृतिक आपदाएं यथा अग्निकांड, बाढ़ एवं दुर्घटना में सहायता, प्रदेश में महामारी, अतिवृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि तथा अन्य आपदा क्षेत्र में फसल नुकसान, औषधि एवं उपकरणों हेतु सहायता, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अन्य जो भी कारण उचित समझे जहां तत्कालिक आवश्यकता हो। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प सही है? देखिए, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो अनुच्छेद 200 में यह बात सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। तो ये बात भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति है। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अन्यथा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो किसमें है? अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 201 में क्या है? विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, वह राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक में वर्णित है लौटा दे। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा और फिर वह सदन या सदनों द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखता है? तो किस में रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 में रख सकता है। अभी आप पूर्व में बढ़ के आए हो। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो ये अनुच्छेद 1 में 201 में राष्ट्रपति निर्णय लेता है। संविधान के अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई आदेशिक नहीं निकाली जाएगी? तो ये अनुच्छेद 361 में। इसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण है। 361(2) में राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई स्थगित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। अनुच्छेद 361(3) में राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई आदेशिक निकाली नहीं जाएगी। आगे आते हैं।
विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में सही कथनों पर विचार करना है, सही कथनों का चयन करना है। तो देखिए, यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप में विरुद्ध हो, सही है। आगे, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यह भी बात सही है। यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, बिल्कुल। डी में है, यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो ये चारों ही सही है, तो ABCD सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। तो विधेयक को राष्ट्र के विचारार्थ भेजने के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की शक्ति राज्यपाल के सुविवेक के अधीन है। विधेयक निम्न स्थितियों में राष्ट्रपति के विचारार्थ संरक्षित रखा जा सकता है। देखिए किस किस में। विधेयक जब असंवैधानिक प्रतीत हो, देश में व्यापक हित से संबंधित हो, परोक्ष रूप से नीति निर्देशक तत्व को विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, और विधेयक अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। विधेयक विचारार्थ रोकना निश्चित रूप से राज्यपाल का विवेकाधिकार है। संविधान इस पर स्पष्ट नहीं है कि विधेयक को कब तक रोका जा सकता है तथा कब तक वापस आ जाना चाहिए। आगे आते हैं। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? देखिए, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। और आरक्षित किस में रखता है? अनुच्छेद 200 में। आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो ये संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। इसके बारे में देखते हैं। तो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय से करता है। उसे इस संबंध में मंत्रिपरिषद से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं हुआ है। सुविवेकी शक्तियों के प्रयोग के अवसर उपस्थित होने पर राज्यपाल वस्तुतः संघ सरकार की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अपना 213 में है। अध्यादेश आपको पूर्व में बता चुके हैं, 213 में है। देखिए, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। विधानमंडल के विराम काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकते हैं। विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट आते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो आप जानते हो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा निष्प्रभावी हो जाएगा। तो कितना? 6 सप्ताह। अभी पूर्व में पढ़ चुके हो। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है कितने? राज्य विधानमंडल द्वारा, यह आवश्यक है। नेक्स्ट, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं कर सकता। सुमिलित नहीं है, पूछा हुआ है, सुमिलित नहीं है। तो पहला देखते हैं। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट, तीसरा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करने की शक्ति है, तो अनुच्छेद 174 में, ये बात सही है। जबकि चौथा नहीं है, क्योंकि विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123 में, ये गलत है, क्योंकि 213 दिया हुआ है राज्यपाल का, 123 राष्ट्रपति के लिए है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 333 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? 333 में। इसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 333, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में
आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकेगा। वर्तमान में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। बिल्कुल बात सही है, ये समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन को, और ये लोकसभा से भी समाप्त कर दिया है। जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे उनको समाप्त कर दिया। पहले 545 थी, अब 543 रख दी गई है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? ये अपना राज्यपाल के नियंत्रण में होता है। राज्यपाल को यदि लगता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में रिपोर्ट भेजता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। नेक्स्ट, कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो कितने? 40। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में, सदस्यों की समग्र संख्या का कम से कम 1/5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/5। तो हमारी सीटें हैं 200, तो 200 में से कितना होना चाहिए? 40। हम जानते हैं 1/5 करने पर जो 40 आता है। कितना आता है? 40। तो सदस्यों की समग्र संख्या का कम से कम 5 भाग पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके बारे में देखते हैं। राज्यपाल महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य विधि आयोग समक्ष की नियुक्ति करता है तथा इसके अलावा राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, याद रखिएगा, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो आप इसके बारे में जान चुके हो, पूर्व में पढ़ चुके हो। देखिए, राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जबकि ये डीजीपी की बोले तो राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? तो देखिए, राज्यपाल द्वारा तो की जाती है लेकिन उनके राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता। तो वे कौन कौन से हैं? एक तो है अपने एडवोकेट जनरल और एक अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनको नहीं हटा सकता। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सॉरी, एक मिनट, एडवोकेट जनरल नहीं, कौन? राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग, इनको ये हटा नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा, राज्यपाल हटा नहीं सकता। आगे आते हैं, कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती? तो कौन से? राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता। इसका कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। गवर्नर द्वारा कौन चुना जाता है? तो आप जानते हो, राज्य के अटॉर्नी जनरल, लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य चुनाव आयुक्त, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होंगे। आगे आते हैं, एम एम पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की? तो ये राज्य विधानमंडल की। देखिए, एम पुंछी आयोग ने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की तथा राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग लगाने का प्रावधान की सिफारिश की है। किसने? एम पुंछी आयोग ने। निम्न में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? तो आप जानते हैं, देखिए, राज्यपाल के बारे में बताना है कौन सा असत्य है। पहला देखिए, राज्यपाल की सुविवेकी शक्तियों के लिए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते उनके सुविवेकी शक्तियों के लिए। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडावेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। मृत्युदंड में केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। वो केवल क्षमा कर सकता, मतलब मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। वो जैसे किसी को 20 साल की सजा हो गई तो उसको 10 साल की कर सकता है, 5 साल की कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को नहीं है।
आगे देखते हैं, राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। ये बात सही है, जबकि हम जानते हैं राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है। ये गलत है। आप जानते हैं कि राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। आगे आते हैं, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया गया है। तो किसमें किया गया है? हॉनरेबल, क्या हॉनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। ये अपना प्रोटोकॉल है जो राज्यपाल के लिए संबोधित अभिवादन से संबोधित है। इसके बारे में देखते हैं तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य में प्रोटोकॉल की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया। राज्यपाल सचिवालय से 26 अगस्त 2014 को जारी आदेशों के अनुसार राज्य समारोह और महानुभावों से होने वाले परस्पर वार्तालाप और शासकीय टिप्पणी में हिज एक्सीलेंसी यानी महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे अवसरों पर हिंदी में माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय का प्रयोग होगा। राज्य में अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर संबोधित किया जाएगा। आगे आते हैं, राज्य ही और साथ ही राज्यपाल के नाम से पूर्व श्री, श्रीमती और सुश्री का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा पद राजस्थान की राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं है? तो हम जानते हैं अरावली प्रबंधन बोर्ड ये नहीं है, जबकि ये तीनों है। राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख, राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के, ये हेड होते हैं राज्यपाल। आगे आते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ पूर्व में ही, इसके बारे में नहीं पता दोबारा देख लीजिए। राजस्थान की राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विविध प्रावधानों व कृत्यों के अनुसार निम्नलिखित रिक्तियों जिम्मेदारी रखते हैं। देखिए, पहला, अध्यक्ष राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान के और राजस्थान के पूर्व सैनिकों के लिए हित लाभों के लिए समेकित निधि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के और संरक्षक स्काउट गाइड और राजस्थान के अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के स्टेट ब्रांच के राजस्थान में के विश्वविद्यालयों के कुलपति भी राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा कथन सही है? तो हमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसको छोड़िए, पहला दूसरा गलत है, जबकि इसमें तीसरा ही सही है। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप जानते हो कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल। नेक्स्ट, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो कौन होते हैं? राजस्थान के राज्यपाल। आगे आते हैं, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। तो सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट, राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुल उप कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल द्वारा। राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होता? तो कुलाधिपति किस राज्य का नहीं होता? तो ये राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का नहीं होता। जबकि आप जानते हो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का होता है। और हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर का भी कुलाधिपति यही है। और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का भी कुलाधिपति राज्यपाल होता है। जबकि किसका नहीं होता? आप अच्छे से जानते हो, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का नहीं होता। आगे आते हैं, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? तो आप बताइए, ये अपना सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति की पूर्व निर्धारित समिति निर्धारित नहीं है। इनकी संख्या, सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती है। जबकि याचिका समिति, विशेषाधिकार समितियां और सरकारी आश्वासन संबंधी समिति ये पूर्व निर्धारित होती है इनकी। आगे आते हैं, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है, तो इसमें अपना चौथा ऑप्शन सही है। यह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता है,
क्योंकि और तो सब गलत दे रखे, क्योंकि यह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, तो कर सकता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसमें एक ही सही है, कौन सा, राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता। इसके बारे में देखते हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला तो हम सत्य वालों को देखते हैं। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है राज्यपाल की, बिल्कुल सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बात सही है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, ये तीनों ही बात सही है। तो चौथा गलत होगा, क्योंकि यह संबंधित राज्य के विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्तावित पारित करती है और पहले भी हटाया जा सकता है, ये गलत है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। आगे आते हैं, इसके बारे में देखते हैं तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। उनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो शक्तियों के बारे में बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, यह गलत है। जबकि राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, ये अनुच्छेद 200 में है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यात किया जा सकता है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति होती है। तो ऑप्शन एक पहला गलत हो जाएगा, आपको बताया ये वाला। नेक्स्ट आते हैं, देखिए, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, पढ़ने में तो बड़ी। चलो, राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को, एक मिनट रुकिए। तो पहला, राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, ये बात सही है। नेक्स्ट, ये गलत है। इसके बाद तीसरा देखो, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके के लिए नियम बनाता है और राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्य द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर सकता है। तो ये अपना ऑप्शन 3 होगा, 1, 3, 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, तो कौन कौन से थे ऐसे। तो आप जानते हो इनके बारे में, ये अपना निर्मल चंद जैन थे, सही है क्या, बिल्कुल सही है। SK सिंह भी, बिल्कुल, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। श्रीमती प्रभा राव की भी और दरबार सिंह की, इन चारों की इनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए, इनके बारे में देखना हो तो प्रभा राव चौथी ऐसे राज्यपाल हैं जिनका राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन 26 अप्रैल 2010 को हुआ। इससे पूर्व दरबार सिंह 23 मई 1998 को और निर्मल चंद जैन 22 सितंबर 2003 को और SK सिंह 1 दिसंबर 2009 को निधन हो गया। राजस्थान के किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया। तो ऐसे कौन थे, ये अपने मदन लाल खुराना और दरबार सिंह थे। नहीं, दरबार सिंह की तो मृत्यु हो गई थी। तो कौन थे, मदन लाल और प्रतिभा पाटिल। आगे आते हैं, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे। तो आपको राज्यपाल याद होंगे तभी तो बता पाओगे। तो अंशुमान सिंह कार्यकारी नहीं रहे थे। आगे आते हैं, निम्न में से किसने राज्यपाल में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया। तो श्री सुखदेव ने नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। तो ये स्वरूप सिंह को दिया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया राज्य के राज्यपाल थे तो कौन थे, संपूर्णानंद थे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान के राष्ट्रपति शासन था। तो ये अपना 1967 में,
नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 13 मार्च 1967 को। निम्नांकित में वाक्यों में से सही है तो देखना है, सही छांटना है हमें। तो ये अपना राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन कब हुआ? 13/3/1967 ईस्वी में ये राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति शासन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और कब से रहा, कब तक रहा था? 26/4/1967 तक। तो पहला ही सही है। आगे आते हैं, तो कौन सा सही है? दूसरा वाला पहला सही है। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ये रहा था चौथा। इसके बारे में देखते हैं। तो चौथे राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सर्वाधिक कितना? 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक रहा। तत्कालीन राज्यपाल एम चेन्ना रेड्डी थे। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? ये थी अपनी 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ के राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी। राजस्थान में निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो ये रहे थे बलीराम भगत। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो ये अपने कौन थे? राम नायक थे। राजस्थान में कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे? डॉक्टर संपूर्णानंद। राजस्थान में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे? ये रहे थे ओपी मेहरा। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो ये ओपी मेहरा रह चुके हैं। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मर्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया? तो ये किया था कलराज मिस्त्री समय। गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया, तो ये 25 अक्टूबर 1956 को। नेक्स्ट, राज्यपाल के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने राज्यपाल विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया? ये निर्मल चंद जैन ने नहीं दिया। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? तो कौन रहे थे? तो ये रहे थे अपने रघुकुल तिलक। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? तो ये अपने फील्ड मार्शल सैम मोन्सा ये नहीं रहे थे, जबकि सरदार सिंह जोगेंद्र, सरदार हुकुम सिंह और एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा रहे थे। नेक्स्ट, सुमिलित नहीं है तो आप जानते हो, ये पहला नहीं है, आप जानते हो इसके बारे में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, न्यायमूर्ति श्री अंशुमन सिंह 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल बने तथा 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी पदभार ग्रहण किया। इसके कार्यकाल के दौरान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। नेक्स्ट, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से 44वें राज्यपाल थे? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है? तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है अपना मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी ही है जैसे केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री की। वस्तुतः शासन संचालन का प्रमुख कार्यकर्ता वही होता है जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के नाते समस्त सत्ता उसी में अंतर्निहित होती है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो ये होती है अपने अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। इसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 164 में बताया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध 164 फर्स्ट में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। तो कौन होता है? नियुक्त होता है। ये मनोनीत और चयनित और निर्वाचित नहीं होते, जबकि नियुक्त होते हैं मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है, तो ये अपने राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बने रहते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प पर चयन करिए। तो हम
हमें चयन करना है। देखिए, पहला अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये बात सही है। नेक्स्ट आते हैं, अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये बात भी सही है। अनुच्छेद 64 फर्स्ट के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे, ये बात सही है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट, अनुच्छेद 164 सेकंड में मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट आते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है, तो किसके? राज्य विधानसभा के प्रति होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो ये दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है? 164 सेकंड के प्रति होती है, जबकि चारों विकल्प यहाँ पे गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो किसमें शपथ दिलाई जाती है? तीसरी अनुसूची में। किसमें? तीसरी अनुसूची में। देखिए, अनुच्छेद 164 में बताया है कि किसी मंत्री द्वारा अपने पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राज्यपाल उसे पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो ये अपने रहेंगे, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा। अनुच्छेद 164 में किसी मंत्री के लिए 4 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये राज्य विधानसभा के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 64 में मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा अवधारित किए जाते हैं। जब तक ऐसा न हो तब तक ऐसे होंगे जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। आगे आते हैं, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है, तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। अनुच्छेद 167 में 167 में इसके बारे में देखते हैं। तो 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है? वह राज्यपाल को प्रशासन संबंधी निर्णयों और विधि निर्माण से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में संसूचित करेगा। आगे, यदि राज्यपाल प्रशासन संबंधी जानकारी मांगता है तो मुख्यमंत्री को देना होगा। यदि किसी विषय पर किसी मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ही कोई निर्णय ले लिया है, तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए उस निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना उसका कर्तव्य होगा। नेक्स्ट, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दी गई कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर का चयन करना है हमें। देखिए, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सुनिश्चित करेगा, ये बात सही है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विधान विषय प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करेगा, ये भी बात सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेगा, ये बात भी सही है। और मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री की निश्चित कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, ये बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा, ABCD सही है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 फर्स्ट के बाद यह नया उपबंध जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? तो ये कौन सा जोड़ा था? 91वां संशोधन। देखिए, चौथा सही होगा। इसके बारे में देखते हैं। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 फर्स्ट में उपबंधित किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्यथा राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। आगे आते हैं, राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? तो आपको बता चुके हैं, 15% होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद यह उल्लेखित करता है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये 164 के में।
नेक्स्ट आते हैं कौन सा गलत है, हमें बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए अभी आपको सारी चीज़ बता चुके हैं। कमला बेनीपाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, ये बात सही है। जबकि 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान की मंत्रिपरिषद की कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री की सहित 7 से कम नहीं है, ये गलत है क्योंकि 12 से कम नहीं होनी चाहिए। और 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है। और 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों थोड़ा धुंधला पेज आ चुका है तो कोई बात नहीं, हैंडल करिए। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, तो कितनी हो सकती है? 11 + 1 12। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? तो 30 हो सकते हैं, 29 + 1। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने की अनिवार्यता है? तो कम से कम 12 सदस्य। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? तो ये 4 बार। कितनी बार? आप जान चुके हैं, 4 बार। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? तो कौन थे? ये अपने श्री भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया? तो ये किया था 67, 77, 80 और 92 में। याद रखिएगा, 67, 77, 80, 92 में। निम्नांकित में से मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्त दी? तो ये किसने दी थी? भैरव सिंह शेखावत ने। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नहीं थे? तो आपको पता है शिवचरण माथुर नहीं थे, जबकि हरदीप जोशी, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सिसोदिया थे। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो ये किया गया था भैरव सिंह शेखावत के समय। नेक्स्ट आते हैं विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो आपको पता है 1967 में ये हुआ था। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण। आगे आते हैं राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल थे। देखिए टीकाराम पालीवाल 1952 से 1952 तक ही रहे थे, तो कम रहे थे। और कहाँ से थे? दौसा थे। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे? तो ये रहे थे टीकाराम पालीवाल। ये भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे थे। कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो ये रहे थे टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? टीकाराम पालीवाल। आगे आते हैं कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और हमें क्या देना है? सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये बात सही है। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, ये बात भी सही है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? तो ये अपना कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, ये उप मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो लाया गया था टीकाराम पालीवाल के समय। किसकी? टीकाराम पालीवाल की थी। आगे आते हैं राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, तो अपना झालरापाटन। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे। और इसका कौन था निर्वाचन क्षेत्र? झालरापाटन, झालावाड़ का। देखिए झालरापाटन विधानसभा सीट से चुनी गई श्रीमती वसुंधरा राजे जन्म 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के, आप जानते हो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च को था, 8 मार्च को होता है। 8 दिसंबर 2003 को राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी तथा मुख्यमंत्री के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक रहा। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ। आपको पता है वसुंधरा राजे का 8 मार्च को। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही, तो ये रही थी अपने 2003 से 2008 तक। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही? तो कितनी मुख्यमंत्री रही? तो ये रही थी 1। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो देखिए पहले
मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, हरदेव जोशी। तो मतलब उसका सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा था? मोहनलाल सुखाड़ी का, इसके बाद भैरव सिंह शेखावत का, इसके बाद अशोक गहलोत का और इसके बाद में हरदेव जोशी का। इनके बारे में देखते हैं, तो ये इनका क्रम है। आगे आते हैं, निम्न में से समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ग्रहण की थी। तो दोस्तों धुंधला है पेज। तो कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे? तो ये अपने मोहनलाल सुखाड़िया थे और हरदेव जोशी थे और अशोक गहलोत थे। इन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आप जानते हो कौन ने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। 17 वर्ष इन्होंने राज किया था। 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना तृतीय कार्यकाल प्रारंभ किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद का निम्न में से तीसरा तारीख को संभाला। तो कब संभाला था? 1 दिसंबर 1998 को। व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो ये आपको पता है, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदीप जोशी और भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान राज्य के किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि पर रहा था? तो ये रहा था श्री हीरालाल देवप्रा का। ये मात्र 16 दिन तक रहे थे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो हीरालाल शास्त्री,